नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जादुई जंगल का रहस्य। इसे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक बहुत ही हरा भरा और जादुई जंगल था। इस जंगल की हर चीज बात कर सकती थी, पेड़, फूल, पत्थरों से लेकर छोटी छोटी तितलियां भी। यहाँ हवा में हमेशा मस्ती और जादू घुला रहता था। इस जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में मीरा नाम की एक छोटी, प्यारी और बहुत बहादुर लड़की रहती थी। मीरा को जंगल से बहुत प्यार था और जंगल के सभी जानवर उसके दोस्त थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था छोटू, एक बहुत ही फुर्तीला और बातें करने वाला गिलहरी। दृश्य एक जादुई जंगल की सुबह। एक चमकीली सुबह, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं। मीरा अपनी रंगीन पेंसिल से एक ड्राइंग बना रही थी जिसमें उसने जंगल के सभी दोस्तों को दिखाया था। छोटू गिलहरी उसके कंधे पर बैठा अखरोट कुतर रहा था और मीठी मीठी बातें कर रहा था। मीरा, देखो आज हवा कितनी ताजी है, छोटू ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ छोटू, और फूल भी कितने खुश लग रहे हैं। जंगल खुशियों से चहक रहा था, लेकिन मीरा को एक हल्की सी कमी महसूस हुई। आज जंगल की चमक थोड़ी फीकी थी। दृश्य दो, मुरझाते फूल और चिंतित छोटू। जैसे जैसे दिन चढ़ा, मीरा ने देखा कि उसके पास वाला सबसे सुंदर गुलाबी फूल थोड़ा मुरझा गया था। उसकी पंखुड़ियां हल्की पड़ गई थीं। ओह छोटू, देखो इस फूल को क्या हो गया, मीरा ने चिंता से पूछा। छोटू भी पास आया और ध्यान से देखा। मीरा, तुमने सही कहा। मुझे भी कुछ दिनों से जंगल में अजीब सा लग रहा है। पेड़ों की आवाजें कम हो गई हैं और झरनों का पानी भी उतना नहीं हंसता जितना पहले हंसता था। जंगल की जादुई चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है, छोटू ने अपनी छोटी छोटी आंखों में चिंता लिए कहा। मीरा ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। दृश्य तीन, बूढ़े वटवृक्ष से मुलाकात। मीरा और छोटू जंगल की सबसे पुरानी और सबसे बुद्धिमान हस्ती बूढ़े वटवृक्ष के पास गए। वटवृक्ष बहुत विशाल था, उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थीं और उसकी पत्तियां हर समय हल्की सी सरसराहट करती रहती थीं। वह सब कुछ जानता था, लेकिन कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। नमस्ते बूढ़े वटवृक्ष, मीरा ने सम्मान से कहा। छोटू ने भी अपनी पूंछ हिलाई। वटवृक्ष ने अपनी मोटी टहनियां थोड़ी हिलाईं और गहरी आवाज में कहा, क्या है बच्चों? मुझे सोने दो, मीरा ने विनम्रता से कहा। वटवृक्ष दादा, जंगल का जादू कम हो रहा है। फूल मुरझा रहे हैं और सब उदास हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं? दृश्य चार, वटवृक्ष का रहस्योद्घाटन। बूढ़े वटवृक्ष ने एक लंबी सांस ली, जिसकी आवाज हवा में गूंज उठी। उसने अपनी आंखें खोलीं और मीरा व छोटू की आंखों में देखा। मुझे पता था यह दिन आएगा, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा। हमारे जंगल की जान, जीवन का दीपक धीरे धीरे बुझ रहा है। यह दीपक हमारे जंगल के जादू का स्रोत है। अगर यह पूरी तरह बुझ गया तो जंगल अपनी सारी चमक खो देगा और एक साधारण जगह बन जाएगा। मीरा और छोटू यह सुनकर डर गए। लेकिन इसे कैसे बचाया जा सकता है? छोटू ने पूछा। इसे अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ढूंढना होगा और सूरज की पहली किरण से फिर से चार्ज करना होगा। यह हंसते झरनों की गुफा के पास कहीं छिपा है, वटवृक्ष ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। दृश्य पांच, झिलमिल से दोस्ती और पहला सुराग। मीरा और छोटू ने तुरंत दीपक की तलाश में निकलने का फैसला किया। वे तेजी से जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। रास्ता धीरे धीरे घना होता जा रहा था। तभी एक छोटी सी चमक उनके सामने आई। यह एक जुगनू थी, जिसके पंख मोतियों जैसे चमक रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम झिलमिल है। मैंने बूढ़े वटवृक्ष की बात सुनी। मैं जानती हूँ हंसते झरनों की गुफा कहाँ है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, झिलमिल ने अपनी मीठी आवाज में कहा। मीरा और छोटू खुश हो गए। धन्यवाद झिलमिल, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मीरा ने कहा। झिलमिल अपनी चमकीली रोशनी से उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगी।
दृश्य 6 हंसते झरनों की गुफा में चुनौती। झिलमिल उन्हें एक छिपे हुए रास्ते से गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गई। अंदर जाते ही उन्हें झरनों के हंसने की आवाज सुनाई दी, कल कल छल छल। लेकिन गुफा में एक चुनौती थी। एक छोटा पुल था जो रंगीन पत्थरों से बना था, लेकिन बीच के कुछ पत्थर गायब थे, जिससे एक बड़ा गैप बन गया था। ओह, हम इसे कैसे पार करेंगे? छोटू ने पूछा। मीरा ने ध्यान से देखा। देखो छोटू, यहाँ आसपास कुछ और चमकीले पत्थर पड़े हैं, लेकिन वे पुल के पत्थरों से मेल नहीं खा रहे। झिलमिल ने एक कोने में छिपे कुछ पत्थरों की तरफ इशारा किया। मीरा ने कहा, जरूर, हमें सही पत्थरों को ढूंढकर पुल में लगाना होगा। दृश्य 7 चमकते पत्थरों का रास्ता। मीरा और छोटू ने मिलकर काम करना शुरू किया। छोटू अपनी फुर्ती से झाड़ियों के पीछे और पत्थरों के नीचे छिपे पत्थरों को ढूंढ कर लाता। मीरा उन्हें ध्यान से देखकर सही जगह पर फिट करती। कुछ पत्थर बड़े थे, कुछ छोटे। उन्हें ध्यान से देखना पड़ता था कि कौन सा पत्थर कहाँ लगेगा। यह एक पहेली सुलझाने जैसा था। आखिरकार उन्होंने सारे गायब पत्थर ढूंढ लिए और उन्हें सही जगहों पर लगा दिया। जैसे ही आखिरी पत्थर लगा, पुल पर एक जादुई चमक दौड़ गई और रास्ता पूरी तरह से बन गया। अब वे आगे बढ़ सकते थे। दृश्य 8 जीवन का दीपक मिला। पुल पार करके वे गुफा में और अंदर गए। झिलमिल की रोशनी में रास्ता अब थोड़ा चमकीला लग रहा था। गुफा के एक कोने में एक छोटे से झरने के पास उन्होंने जीवन का दीपक देखा। यह एक बहुत ही सुंदर शीशे का दीपक था, जिसके अंदर एक हल्की सी पीली लौ झिलमिला रही थी। दीपक के चारों ओर हरी भरी कांटेदार बेलें उलझी हुई थीं, जैसे उसे किसी ने छिपा रखा हो। दीपक की लौ बहुत धीमी थी, लगभग बुझने वाली। यह रहा जीवन का दीपक, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। छोटू और झिलमिल भी उत्साहित हो गए, लेकिन दीपक तक पहुंचना आसान नहीं था। दृश्य 9 दीपक को आजाद करना। दीपक को बेलों से आजाद करना एक मुश्किल काम था। बेलें बहुत कांटेदार थीं और एक दूसरे से कसकर उलझी हुई थीं। मीरा ने सावधानी से बेलों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। आह, मीरा ने दर्द से कहा। छोटू ने तुरंत अपनी छोटी सी मुट्ठी में कुछ नरम पत्तियां भर लीं और मीरा को दीं। मीरा, इन पत्तियों से कांटों को पकड़ो। मीरा ने छोटू की बात मानकर पत्तियों का इस्तेमाल किया और इस बार वह धीरे धीरे बेलों को अलग कर पाई। छोटू ने अपनी छोटी छोटी ताकत लगाकर बेलों को खींचा और झिलमिल ने अपनी रोशनी से उन्हें सबसे उलझे हुए हिस्सों को दिखाया। आखिरकार जीवन का दीपक बेलों से आजाद हो गया। दृश्य 10 सूरज की किरणों का इंतजार। दीपक को आजाद करने के बाद मीरा ने उसे अपने हाथों में उठाया। दीपक हल्का था, लेकिन उसकी लौ अभी भी बहुत धीमी थी। इसे सूरज की रोशनी चाहिए, मीरा ने याद किया। लेकिन हम इसे गुफा से बाहर कैसे ले जाएंगे? सूरज उगने वाला होगा। छोटू ने बाहर की तरफ इशारा किया, जहां गुफा के मुंह से हल्की सी लालिमा दिख रही थी। वे घबरा गए। उन्होंने देखा कि गुफा की छत में एक छोटी सी दरार थी, जहां से सुबह की पहली किरण आ सकती थी। हमें दीपक को वहां तक ले जाना होगा, और जल्दी, झिलमिल ने कहा। तीनों तेजी से गुफा की छत की ओर बढ़ने लगे। रास्ता उबड़-खाबड़ था और समय बहुत कम। दृश्य 11 जादुई गीत और दीपक का चमकना। मीरा, छोटू और झिलमिल किसी तरह गुफा की छत के नीचे बनी एक ऊंची जगह पर पहुंच गए। उन्होंने दीपक को ध्यान से एक सपाट पत्थर पर रख दिया, ठीक उस दरार के नीचे जहां से सूरज की किरणें आनी थीं। तभी सूरज की पहली किरण दरार से छनकर सीधी दीपक पर पड़ी। लौ थोड़ी सी कांपी, लेकिन पूरी तरह नहीं जली। वटवृक्ष दादा ने कहा था कि एक जादुई गीत भी गाना होगा। मीरा को याद आया। उसने गहरी सांस ली और एक पुराना भूला हुआ गीत गुनगुनाना शुरू किया, जो उसने बचपन में अपनी दादी से सुना था। प्यारी धूप, प्यारी लौ, जंगल की जान, तुम जगमगाओ। मीरा की आवाज में मासूमियत और विश्वास था। जैसे जैसे वह गाती गई, दीपक की लौ धीरे धीरे बड़ी और चमकदार होती गई। एक सुनहरी रोशनी दीपक से निकलकर पूरी गुफा में फैल गई।
दृश्य 12 जंगल में खुशियां लौटीं। दीपक की चमकती रोशनी एक पल में गुफा से बाहर निकलकर पूरे जंगल में फैल गई। जैसे ही यह जादुई रोशनी फैली, जंगल ने एक गहरी सांस ली। मुरझाए हुए फूल फिर से ताजा और रंगीन हो गए। पेड़ों की पत्तियां फिर से हरे भरे रंग में चमकने लगीं और उनकी सरसराहट में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। झरनों का पानी पहले से भी ज्यादा खुशी से कलकल करने लगा। हवा में फिर से जादू की मिठास घुल गई। बूढ़ा वटवृक्ष, जो दूर से यह सब देख रहा था, अपनी सभी टहनियों को हिलाकर मुस्कुराया। मीरा, छोटू और झिलमिल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने जंगल को बचा लिया था। उनकी बहादुरी और टीमवर्क की वजह से जंगल फिर से खुशियों से भर गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग, हिम्मत और प्रकृति का सम्मान हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।